Good morning, students. In our last class, we have discussed the 1D motion chapter, right? In that chapter, we have discussed the motion of all the objects that are moving in any particular dimension, right? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक ही डायमेंशन में मूव करता है तो उसका मोशन इज सेड टू बी द 1D मोशन. Now, from today, we are going to start our next chapter that is the 2D motion. Okay, so in this chapter we are going to discuss about the motion of the objects that are moving in two dimensions, right? जैसे वहां पर हमने देखा था कि आउट ऑफ द 3 स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस तरह का है कि इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम उसका केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी द 1D मोशन. बट अगर हम बात करें 2D मोशन की तो आउट ऑफ द 3 स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस तरह का है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी द 2D मोशन. एंड अगर टाइम के साथ साथ उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी द 3D मोशन. So in this chapter we are going to discuss about the motion of an object in 2 dimensions as well as the motion of an object in the 3 dimensions. So we can explain it like that. यहाँ पे we have considered a 3 coordinate system. हमने एक 3 coordinate system consider किया. This is the x axis, ये y axis and this one is the z axis, right? तो जब भी हम 2D मोशन की बात करेंगे तो सपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ प्लेन एक्स वाई, राइट? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ इस एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है एंड सपोज दिस बी द पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो अभी है, राइट? तो ये पॉइंट मुझे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है. लेट दिस पॉइंट बी नेम्ड एज पी, ओ बी द ओरिजिन. देन जब हम बात करते हैं 2D मोशन की तो वहां पर कोई भी एक पॉइंट हमको 2 चीजें बताता है. पहला, x कोऑर्डिनेट के साथ उस पॉइंट की पोजीशन, दैट इज उसका x कोऑर्डिनेट, एज वेल एज y एक्सिस के साथ उसकी पोजीशन, दैट इज उसका y कोऑर्डिनेट. तो इसका मतलब 2D प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है तो दैट पॉइंट इज बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. वहीं अगर ये ऑब्जेक्ट एक 3D प्लेन में होता, 3 डायमेंशंस में ट्रेवल कर रहा होता, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमको 3 चीजों के बारे में बताते, दैट इज x, y एंड z एक्सिस, राइट? सो अगर एक प्लेन में एक प्लेन है 2 डायमेंशनल प्लेन, अगर उस 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका मोशन इज सेड टू बी द 2D मोशन. इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक आंट का मोशन जो होगा, एक चींटी का जो मोशन होगा वो एक नॉर्मल सरफेस पर, ये एक सरफेस हमने कंसिडर कर ली, इस सरफेस पर उस चींटी का जो मोशन होगा दैट मोशन इज सेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ अ 2D मोशन, राइट? और वहीं अगर हम 3D मोशन की बात करें तो स्काई में एक फ्लाइट उड़ रही है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 3D मोशन, क्योंकि वो जो काइट है वो किसी भी डायमेंशन में जा सकती है. सो जब टाइम के साथ साथ उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द 3D मोशन, राइट? सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ 2D एज वेल एज 3D इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अगर मैं इसको एक वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट करूं, सो this OP vector is equal to xi cap plus yj cap, where I cap and j cap are the unit vectors with respect to x axis and y axis. जो I cap और j cap हैं वो हमारे यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे x axis और y axis के लिए. यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, that thing we have already discussed in our previous chapter, right? So this is the equation which is telling us about the point P that is situated in a 2D plane. अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द OP वेक्टर. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ सेम चीज अगर ये 3D वेक्टर
3D ज्योमेट्री में होता या 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता, तो द इक्वेशन वुड बिकम xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और यहाँ पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाती, दैट इज द z स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द magnitude of that vector. Okay, I hope it is clear to all of you. Now, जब भी हम बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के 2D या 3D मोशन की, तो वहां पर हमको एक टर्म क्लियर होना चाहिए, दैट इज द एक्सेलरेशन. ओके, दैट टर्म यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th as well, but just for revision purpose we are going to discuss it here also. Okay, acceleration. Now what do we mean by the term acceleration? That thing we are going to discuss here. We all are familiar with the term accelerator, right? हमारी गाड़ियों में accelerator होता है. So जब भी हम accelerator को press करते हैं तो हमारी गाड़ी की speed जो है वो increase हो जाती है, right? So basically acceleration या accelerator का काम ये होता है velocity को increase करना, right? So acceleration is that thing what we call as rate of change of velocity. Rate of change of velocity. किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, उस रेट को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. ओके, सपोज कोई ऑब्जेक्ट पहले किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर. आपने जैसे ही एक्सेलरेटर प्रेस किया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर हो गई. तो जो ड्यूरेशन, जितना टाइम लगा उसको ये चेंज होने में, सडनली तो नहीं हो जाएगी, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 से 15 होने में. तो उसको जो टाइम लगा उस टाइम को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट. सो जिस रेट से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होता है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, राइट. अगर हम इसको फॉर्मूले की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, राइट. सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द टर्म एक्सेलरेशन. अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT इनवर्स अपॉन में टाइम टेकन के लिए आई हैव रिटन T हियर, सो इट विल बिकम LT इनवर्स स्क्वायर. यहाँ m0 आ जाएगा. सो m0 LT इनवर्स स्क्वायर इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, नाउ अगर हम इसकी SI यूनिट्स की बात करें, सो L इज द लेंथ. लेंथ के लिए हम लिखेंगे मीटर, एंड टाइम के लिए सेकेंड. सो मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस विल बी द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, सो यहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस किया कि केवल एक्सेलरेटर आपने प्रेस किया तो दैट इज द एक्सेलरेशन. बट अगर हम एक मूविंग कार में बैठे हैं या गाड़ी चला रहे हैं और सडनली हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होते हुए डिक्रीज हो जाती है, राइट. जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी कार की या बाइक की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन. जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. और सिंस वो एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको -a से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को a वेक्टर से डिनोट करते हैं. ऑल्सो वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमको वहां पर डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है. दैट इज, और ऐसी क्वांटिटीज जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिनोटेड बाय a vector. This is the dimensional formula of acceleration and this is the SI unit of the acceleration. I hope it is clear to all of you. Now one of the most important topic of this chapter here, we are going to discuss it now, that is the projectile motion.
प्रोजेक्टाइल मोशन. सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म प्रोजेक्टाइल मोशन? क्या समझते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन से? लेट अस डिस्कस इट हियर. जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी भी दूसरे डायरेक्शन में फेंकूंगा, उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, then then the path that it is going to travel through, that kind of motion is said to be the projectile motion. मतलब आपके पास एक बॉल है, आपने उस बॉल को जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो नहीं किया, वर्टिकल के अलावा आप उसको किसी भी एंगल से अगर थ्रो कर रहे हो, तो दैट द मोशन दैट इट इज गोइंग टू डू, दैट काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन. राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम इस ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, हमको बॉल को सिंपल स्ट्रेट 90 डिग्री पे नहीं फेंकना है. आपने उसको 90 डिग्री के अलावा अगर किसी भी एंगल से फेंका है, तो उस जो बॉल जो मोशन ट्रेवल करेगी, उस काइंड के मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. राइट? सपोज यहाँ पे आप खड़े हुए हो, यहाँ से आपने बॉल को थ्रो किया, सो बॉल इस तरीके से गई, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी. उस मैक्सिमम हाइट पर उस बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बिकम 0. राइट? और उसके बाद वो जो बॉल है वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद फिर से उसी लेवल पर आ जाएगी जिस लेवल से आपने उसको फेंका है. राइट? मतलब कि ग्राउंड पे आ जाएगी. और जब भी कोई बॉडी इस तरह का मोशन करती है, तो इस तरह का मोशन इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन एक और तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज ये कोई ग्राउंड है, हम किसी हाइट पर खड़े हुए हैं यहाँ पे. जब यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका इस तरीके से, आप उसको हॉरिजॉन्टली फेंक सकते हो, वर्टिकली नहीं फेंक सकते हैं. राइट? तो जब आपने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका, तो वो एक डिस्टेंस तक ट्रेवल करके गई और उसके बाद ग्रेविटी के अंडर वो फ्री फॉल में नीचे आ जाएगी. राइट? तो इस तरह का अगर कोई बॉल मोशन कर रही है, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. whenever the motion of an object is done in such a manner, then this kind of motion is an example of the projectile motion. Now let us derive an equation for the projectile motion. अगर कोई object projectile motion कर रहा है, तो उसकी equation किस तरह की होगी, that thing we are going to discuss here. First of all, जब हम vertical direction में निकाल रहे हैं projectile motion, हमने उसको 90 डिग्री पे नहीं फेंका, बट अगर किसी हाइट पे फेंका है, राइट, नॉट एट द 90 डिग्री बट वर्टिकली, अब आपने अगर उसको फेंका है, तो उस टाइप के मोशन के लिए उसकी जो इक्वेशन होगी, दैट इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिराइव हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अ डायग्राम फॉर इट. आप इस ग्राउंड पे खड़े हैं, इस पोजीशन पे, यहां से आपने उसको वर्टिकली आप फेंका, not at the 90 degree but with some other angle, then the motion of a ball or the projectile. अच्छा, जिस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. राइट? ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. और यहां से जो बॉल जब नीचे आई है, तो वो ग्रेविटी के कारण आई है. That is why the acceleration will be the acceleration due to gravity, that is g. Right? X axis के along उसका जो displacement होगा, that is supposed to be x, और y axis के along उसका जो displacement होगा, that is supposed to be y. Then by Newton's second equation of motion, we know that s is equals to ut plus half at square. ये चीज हमको पता है already, that s is equal to ut plus half at square, that is the Newton's second equation of motion. यहाँ अगर हम बात करें, सिंस हम वर्टिकल के लिए काउंट कर रहे हैं, तो वर्टिकल के लिए जब आप काउंट कर रहे हो, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे शो कर रहे हैं हम, y से. सो s की जगह पे हम लिख सकते हैं y. अच्छा, यहाँ पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं y कंपोनेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद uy. why? Because we are taking the y component of the velocity, that is only the vertical direction. जब हम horizontal के लिए लेंगे, तो हम यहाँ पे ux लिख देंगे. ओके, आई होप इट इज क्लियर. अच्छा, और जब हमने बॉल को फेंका, उस समय स्टार्टिंग में बॉल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0.
जब बॉल हमारे हाथ में थी तब वो रेस्ट में थी, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज सपोज टू बी 0. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन uy is equals to 0 here. Also जो एक्सेलरेशन होगा बॉल का वो ग्रेविटी के कारण होगा. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन a is equals to g here. Okay, now on putting all these values in this above equation, so I will get y is equals to 0 into t, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी. So y is equals to half gt square, right? This will be the displacement of an object when we are talking about the vertical component of an object. अब अगर हम बात करें उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, सो जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, सो जो उसका पाथ होगा दैट विल बी अ पैराबोलिक पाथ. ओके, so when we are going to throw a projectile in a horizontal direction, then the path that it is going to travel through, that path is said to be the horizontal. That path will be the project parabolic path. Okay, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो वो जिस पाथ को ट्रेवल करेगा, अगर हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो एक सिंपल पैराबोला की इक्वेशन आएगी. दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. ओके, सो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. जब आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल को फेंका तो इट विल फॉलो द पाथ लाइक दैट. एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स. वाई एक्सिस के अलोंग उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज डिनोटेड बाय वाई. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको हमने लिख दिया g, right? Also the same thing we are going to do here, that is s is equals to ut plus half at square. And since आप उसका vertical horizontal component ले रहे हैं, so I have written ux here, right? Because हम यहाँ पे horizontal component की बात कर रहे हैं, that's why I have to write here ux. Now डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू x, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली उसने कितना मूव किया. तो जब हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं तो उसको हमको x से डिनोट करना पड़ेगा. इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u. सिंस वो कुछ हाइट पर है तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, एंड दैट वेलोसिटी इज सपोज टू बी u. सो ux इज इक्वल टू हो गया u, एंड a is equals to g is equals to 0. Here you have to take the acceleration due to gravity is supposed to be 0, right? So in that case our equation would become x is equals to since हम उसका horizontal component ले रहे हैं that is only the x axis का component ले रहे हैं, और जो g है वो y एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है, राइट? वर्टिकली वर्क कर रहा है g, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं. दैट्स व्हाई आपको g को 0 मानना, अज्यूम करना पड़ेगा. ओके, अगर हम यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दें सो इट विल बिकम ut प्लस 0, और सिंपली x इज इक्वल्स टू ut, राइट? सो x इज इक्वल्स टू ut, or from here you can write t is equals to x by u. t is equals to x by u. ये जो इक्वेशन है ये हो गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज जो x की वैल्यू होगी, दैट x की वैल्यू इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू ut. और यहां से अगर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो t इज इक्वल्स टू x बाय u. अगर इस वैल्यू को हम इसके पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दैट इज इसके पहले जो हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था दैट इज y इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, अगर आप इसमें उसको पुट कर देंगे t की वैल्यू को, सो यू आर गोइंग टू गेट 1/2 इज इक्वल्स टू g इंटू t की वैल्यू आपने पुट कर दी x बाय u का होल स्क्वायर. सो यहां से हमारे पास आ जाएगा हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर, राइट? ऑल्सो 1/2
जी बाई यू स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर हमने अलग कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, यू स्क्वायर को अलग कर दिया और एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे ये जितनी भी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट हैं, राइट। हाफ इज अ कांस्टेंट, g is also a constant, और u is the initial velocity, that is also a constant। तो इस पूरे की जगह पे मैं लिख देता हूं b, और x स्क्वायर आई हैव रिटन एज इट इज। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट b इज इक्वल्स टू हाफ g बाय यू स्क्वायर। हमने मान लिया कि जो ये इस पूरी की जगह पे हमने कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस कर दी है, दैट इज b। सो व्हाट आई हैव गेट फ्रॉम हियर, y इज इक्वल्स टू bx स्क्वायर। इसका मतलब, और अगर आपको याद हो तो ये जो इक्वेशन होती है ये होती है पैराबोला की इक्वेशन, राइट। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10। सो y is equals to bx square is the equation of parabola. So you can write it here that this is the equation of parabola. So from here we can conclude that जब भी कोई ऑब्जेक्ट पैराबोलिक मोशन करता है तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, सो उसका जो मोशन होता है द पाथ दैट इट इज गोइंग टू ट्रैवर्स, दैट पाथ इज सेड टू बी द पैराबोलिक पाथ। मतलब अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की जिस पाथ को उसने ट्रेवल किया है, अगर हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें तो उसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल पैराबोला, एंड पैराबोला की इक्वेशन होती है y is equals to bx square, right? So I hope it is clear to all of you. Parabola is one of the most important topic of this chapter. हम पैराबोला से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे, ऑल्सो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ थ्योरम्स काइंड ऑफ होती हैं, that all the things we are going to discuss in our next class. Okay, so today we have seen that what do we mean by acceleration, then we have discussed parabola projectile motion। projectile का मतलब होता है जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं फेंकें और हम उसको किसी भी दूसरे एंगल पर फेंकें, सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑल्सो जिस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है, थ्रो किया है, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। एंड we have derived an expression for the horizontal and vertical component of the projectile motion। अगर आप horizontal component निकाल रहे हो, so you are going to get the equation y is equals to half gt square। मतलब जो horizontal जो vertical displacement होगा that is equal to the 1/2 gt square, और जब हम horizontal component निकालेंगे तो that is equals to x is equals to ut। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें और एक जनरल इक्वेशन निकालें, सो जो जनरल इक्वेशन आएगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिससे आपको y का डिस्प्लेसमेंट और x का डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल जाएगा इफ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट b हियर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।